कंपाउंड हम देख रहे हैं इट इज बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड का मतलब क्या है कि बोरोन की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और बोरोन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जो है उसको हम बोलेंगे बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, अब बोरोन हाइड्राइड में जैसे फॉर द एग्जांपल हम लेते हैं कि BF3 इज पॉसिबल, ठीक है, बट BH3 इज नॉट पॉसिबल। इसका कारण हम क्या देते हैं कि BF3 इज स्टेबलाइज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग आगे देखेंगे BF3 में कैसे होती है। अब BH3 के केस में इट इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज p-pi बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है लेकिन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर नहीं होने की वजह से इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी और ये स्टेबल नहीं होगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। दो BH3 मिलकर क्या बनाने लग जाते हैं, B2H6 विच इज कॉल्ड एज डाइबोरान। अब बोरान जो है वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, BnH2n+4 या BnHn+6, n+6 या n+4। इसको बोलते हैं बोरान्स या नाइडोबोरान्स, और BnH2n+6 को बोलते हैं हाइड्रोबोरान या एरेक्नोबोरान्स। अब बोरोन के हाइड्राइड का जो सबसे पॉपुलर कंपाउंड है ये है डाइबोरान B2H6। B2H6 बनाने की जो मेथड है वो है BF3 की हम रिएक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सिंपली हमें क्या करना है कि फ्लोरीन को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसका हाइड्रोजन फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। BH3 लेकिन नहीं बनता है, वो किस फॉर्म में बनता है, डाइमर की फॉर्म में B2H6। ऐसे ही हम NaBH4 की रिएक्शन करा दें आयोडीन के साथ तो यहां से B2H6 बनेगा। बोरोन ऑक्साइड की रिएक्शन, ट्राई ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दें तो इससे भी B2H6 बनेगा, बट द प्रेशर इज रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। BF3 की रिएक्शन NaH से करा दें, ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है, तो इसमें सिंपली हाइड्रोजन फ्लोरीन को रिप्लेस कर लेगा एंड B2H6 इज फॉर्म्ड। या फिर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवा दें, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसका करा रहे हैं, BCl3 का हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा और B2H6 इज फॉर्म्ड। तो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ B2H6। देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 विच इज कॉल्ड एज डाइबोरान। अब डाइबोरान में क्या होता है कि हर बोरोन के पास वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास वैलेंसी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, बोरोन के इलेक्ट्रॉन को तो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बोरोन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास ये 1-1, हाइड्रोजन के पास ये 1-1 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है किनारे पर, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब इस बोरोन और हाइड्रोजन जिसको हम ब्रिज पोजीशन पे बोलेंगे, ये तो हो गया टर्मिनल पोजीशन, ठीक, और अगर ये वाला हाइड्रोजन बोलूं तो दिस इज ब्रिज हाइड्रोजन। तो ब्रिज हाइड्रोजन में क्या होगा, इस बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में ये 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन दे रहा है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन दे रहा है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में बोरोन। ठीक, यानी कि इस हाइड्रोजन बोरोन के बीच में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है, तो ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड हो गया विच इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मिलाऊं तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा मुझे बनाना जैसा, तो कंपाउंड का जो नाम है, जो बॉन्डिंग का टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड। शेप की वजह से हम इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को इधर ले आते हैं। ब्रिज वाले जो हाइड्रोजन है ये जुड़े हुए हैं 1 इलेक्ट्रॉन से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड, और जो किनारे वाले 4 हाइड्रोजन है विच आर कॉल्ड एज टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये नॉर्मल बॉन्ड है और ये स्पेशल बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं बोरोन के आसपास इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 1, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएंगे। चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम बोलेंगे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड, तो B2H6 इज ए लुईस एसिड।
इधर आ जाते हैं हम। टर्मिनल जो हाइड्रोजन की संख्या है 1 2 3 4, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए और ये दोनों ब्रिज पोजीशन का हाइड्रोजन है, तो ब्रिज हाइड्रोजन आर 2। मैं कंपेयर कर रहा हूं लेंथ L1 को L2 के साथ। अब L1 और L2 में कंपेयर करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें बोलते हैं कि L1 इज शॉर्टर देन L2, यानी लॉन्गर बॉन्ड ये है और शॉर्टर बॉन्ड ये है। उसका कारण क्या है कि L1 के केस में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दो एटम्स के बीच में उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता जाएगा, और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतना ही बॉन्ड छोटा होता जाएगा। दैट्स व्हाई L1 इज स्मॉलर देन L2 लेंथ। तो ये बॉन्ड लॉन्ग शॉर्टर है और ये लॉन्गर है। ठीक, अब अगला चीज हम कंपेयर कर रहे हैं एंगल के बारे में। इस एंगल को मैंने नाम दिया θ1, इसे नाम दिया θ2। हमें बोल रहे हैं कि θ1 इज मोर इन कंपेयर टू θ2। दोनों एंगल के बीच में कंपेरिजन है और इसमें हमने लिखा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। उसका कारण हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन यहाँ पर है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे सिमिलर चार्ज है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर उतना ही ज्यादा। तो इस बॉन्ड के केस में θ1 ज्यादा इसलिए है बिकॉज मोर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगली बात मैं कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन 2 के बीच के रिपल्शन से ज्यादा है, इस वजह से θ1 इज मोर देन θ2। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कारण ये है कि बोरोन इज कनेक्टेड विथ 4 ग्रुप्स और लोन पेयर इस पे 0 है। तो हम काउंट करते हैं स्टेरिक नंबर कैसे कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम हमारे पास है 4 और लोन पेयर है हमारे पास 0। इन दोनों का सम जितना आता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर, और अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो जाएगा इसका sp3। अगली चीज हम बोल रहे हैं कि टर्मिनल हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस इजीली। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है, तो कोई ग्रुप आके इन दोनों को रिप्लेस करना चाहे तो कंपैरेटिवली ज्यादा इजीली हम रिप्लेस कर पाएंगे इस हाइड्रोजन को। उसका कारण क्या है कि ये हाइड्रोजन यहाँ किनारे पे पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ किनारे पे पड़ा हुआ है और आसानी से अलग हो जाएगा, जबकि ये वाला हाइड्रोजन दोनों एटम्स के बीच में है। तो इसको हटाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कनेक्टिविटी इसकी 2 एटम के साथ है। तो कोई भी एटम जितने एटम के साथ कनेक्टेड होता है उसको हटाना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस वाले केस में तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन केवल एक से कनेक्टेड है तो हम इजीली इनको अलग कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लाइन ये लिखी है कि टर्मिनल हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। ठीक, अब उसको बन, ये वाला जो बॉन्ड है मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं। मैं इसको इधर बना रहा हूं बी, मैं इस बॉन्ड को इधर बना रहा हूं। ये बॉन्ड जो है टर्मिनल वाला मैंने बनाया इस तरीके से, HT नाम दे देता हूं मैं इसे, ये बी। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 3 एटम बोल रहा हूं मैं यहाँ पे है। तो 3 एटम अपने पास है और 3 एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं। एटम को मैं सेंटर लिख दूं तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं सेंटर के लिए C और 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्पेशल टाइप का बॉन्ड हो गया कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ बॉन्ड। पूछे जाए कि कितने बॉन्ड्स है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड ये है, एक ये और एक ये। तो टोटल बॉन्ड्स इतने होंगे, 2 बॉन्ड्स होंगे इस टाइप के। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं इस वाले बॉन्ड को, मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे HT नहीं आएगा, दिस इज HB, B मतलब ब्रिज। इस हाइड्रोजन को बोरोन के साथ कनेक्टिविटी दिखाया अपन, तो ये बोरोन हाइड्रोजन कहलाता है टर्मिनल हाइड्रोजन। अब इन दोनों को देखें अपन तो 2 एटम यहां पड़े हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर्ड है। इसको मैं लिखता हूं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और शॉर्ट में हम इसे लिख देते हैं 2C2E टाइप ऑफ बॉन्ड। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, एक ये बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 4।
ये हम इसके बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 3C2E टाइप ऑफ बॉन्ड 2 एंड 2C2E टाइप ऑफ बॉन्ड 4। ये 4 बॉन्ड हो गए 2C2E और ये 2 बॉन्ड हो गए 3C2E। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इस केस में प्लेन किस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाले के परपेंडिकुलर होगा। कैसे परपेंडिकुलर होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इस तरीके से बनाते हैं। अब मैं कोई 3 एटम को, बाकी दोनों जो है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे, ठीक ना। यानी कि इसको मैं किस तरीके समझा सकता हूं कि अगर हम इसको यहां से सपोज कीजिए हम इसको इस तरीके से मानते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये टर्मिनल बोल दिया मैंने, दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है। तो ये ब्रिज वाले हाइड्रोजन कैसे होंगे, इस तरीके से, इधर से दिखाऊं, ठीक है। तो ये वाले दोनों टर्मिनल अगर इस तरीके से है येलो चौक से, तो ये वाला जो है ये वाला हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर प्लेन में ये वाला। तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ब्रिज हाइड्रोजन आर इन परपेंडिकुलर प्लेन टू टर्मिनल हाइड्रोजन, यानी ये वाला जो प्लेन होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो दो डाइबोरान की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहां पे लिखी है। प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। B2H6 की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ कलरलेस गैस, ठीक है, एंड इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। अब हाईली रिएक्टिव का कारण तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये वीकर बॉन्ड है, ठीक है। तो वीक बॉन्ड अगर होगा तो कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इस वीक बॉन्ड की वजह से, वीक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है, तो बहुत वीक बॉन्ड है, हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, इमीडिएटली। अगर B2H6 को एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक तरह से कंबशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन से रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन शो करेगा और B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड बना देगा अलोंग विद वाटर। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, यानी एनर्जी की वाइज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। B2H6 का यूज हम करते हैं इन रॉकेट फ्यूल, एज ए रॉकेट फ्यूल। अब रॉकेट में एज ए फ्यूल यूज करने का कारण क्या है कि इसमें एनर्जी रिलीज पर ग्राम इज वेरी हाई, यानी कि रॉकेट में जो फ्यूल रखा जाता है तो वेट का इशू वहां पे बहुत ज्यादा आएगा, यानी हमें ऐसा फ्यूल रखना है जो अपने पर ग्राम कंबशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करे। तो B2H6 पर ग्राम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हम इसको रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं। B2H6 को रेड हॉट गर्म कर दिया जाए तो पूरा कंपाउंड अलग हो जाएगा, बोरोन अलग और हाइड्रोजन अलग, बोरोन प्लस हाइड्रोजन इज ए एंड प्रोडक्ट। B2H6 की रिएक्शन हम वाटर से करा दें तो वाटर क्या करेगा, OH इस बोरोन के साथ कंबाइन हो जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, BOH3, और अलोंग विद हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अगर मैं वाटर की जगह ROH ले लूं, ठीक है, तो ROH क्या काम करेगा कि यहां से OH की जगह क्या आ जाएगा, OR ग्रुप, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें HCl के साथ तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा तो कंपाउंड बनेगा B2H5Cl और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब हम यहां से इस कंपाउंड में देख सकते हैं कि क्लोरीन किसकी जगह आया है, टर्मिनल हाइड्रोजन की जगह। तो ये पॉइंट ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किस हाइड्रोजन को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। तो क्लोरीन को अगर आना होगा तो क्लोरीन यहां नहीं आएगा ब्रिज पोजीशन पे, क्लोरीन आएगा टर्मिनल हाइड्रोजन पे। B2H6 की रिएक्शन Na से कराने पर NaBH4 बने, ठीक है ना, विच इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली NaS से रिएक्शन करा दे तब भी NaBH4 बनेगा। अच्छा, पहली रिएक्शन जो कंपाउंड बना Na-B3H8, इसमें एनायन पड़ा हुआ है B3H8 माइनस आयन और इट इज कॉल्ड एज पॉलीबोरान एनायन, पॉलीबोरान एनायन। रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन में B2H6 की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ,
तो क्लोरीन क्या करेगा, टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और एक हाइड्रोजन हट कर उसकी जगह आ गया क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन एक्सिस में डालूं तो B2H6 और क्लोरीन मिलकर क्लोरीन सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना सकता है, BCl3 और साथ में HCl। ठीक, एक्शन ऑफ अमोनिया ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर B2H6 की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ करवाई जाए लो टेम्परेचर पे, अब स्मॉल एमीन अगर मैं ले रहा हूँ, अमोनिया ले रहा हूँ या CH3NH2 ले रहा हूँ या CH3 2NH ले रहा हूँ, अगर स्मॉल एमीन हमने ले लिया है तो लो टेम्परेचर में वो सिंपल B2H6 डॉट अमोनिया प्रोडक्ट बनाएगा, 2 अमोनिया प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डाई अमोनिएट। अब डाई अमोनिएट का स्ट्रक्चर होता है इस तरह, 2 तरह के आयंस होते हैं इसमें, एक आयन होता है BH4- और H2BNH3 ट्वाइस। इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो क्लीवेज हुआ है इसका कि B2H6 जो है, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ HBHH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये अलग हो गया है 2 पार्ट में। यहाँ से एक पार्ट तो इसका हो गया BH4-, BH4- का स्ट्रक्चर होगा BHHHH और बाहर ये है माइनस चार्ज, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालें इसका तो ये आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक हिस्सा तो ये अलग हो गया BH4- के फॉर्म में, BH2 अलग हुआ, उसके साथ 2 अमोनिया आ गए। ठीक है, अब 2 अमोनिया जो आए हैं यानी 2 पार्ट में टूटा ये BH2+ और BH4-। BH2 में वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये जो 2 अमोनिया आए हैं इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया बोरोन के साथ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो एक आयन है BH4- और दूसरा आयन है वो, यानी ये जो क्लीवेज है इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं कि यहां से 2 पार्ट में अलग हुआ है BH4- और BH2+, 2 अनइक्वल पार्ट्स में टूटने के कारण इसे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल टूटता 2 इक्वल पार्ट्स में यानी BH3 और BH3 तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। अगर B2H6 की रिएक्शन अमोनिया के साथ एक्सिस में करवाई जाए हाई टेम्परेचर पर तो बोरोन नाइट्राइड बनता है जिसका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट जैसा, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। B2H6 की अमोनिया से रिएक्शन करवाई जाए 1:2 रेशियो में हाई टेम्परेचर पे तो ये बना देता है बोराजीन, जिसको बोराजोल भी बोलते हैं। B2H6 का जब स्मॉल एमीन से रिएक्शन करवाया अपने अमोनिया या हमने करवाया था RNH2 या R2NH के साथ, तो स्मॉल एमीन के साथ इसका हुआ था अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब एक तो टूटा था BH4- और एक टूटा था BH2+। लेकिन अगर मैं लार्ज एमीन लूँ, लार्ज एमीन जैसे मैं नाइट्रोजन के साथ तीनों ग्रुप बड़े ले लूँ, एल्किल ग्रुप R, अगर मैं तीनों हाइड्रोजन ले लूँ तो स्मॉल एमीन कहलाएगा। अगर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूँ इसकी जगह या 2 लगा दूँ तो स्मॉल एमीन कहलाएगा। लार्ज एमीन हम तभी बोलेंगे जब इसमें नाइट्रोजन के साथ तीनों ग्रुप बड़े लग जाए, एल्किल ग्रुप R3। तो अगर लार्ज एमीन की रिएक्शन या पिरीडीन की रिएक्शन करवा दी जाए तो यहाँ से क्या होता है कि BH3 का जो क्लीवेज हो जाता है वो सिमेट्रिकल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल क्लीवेज यानी कि बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। अब जैसे ये 2 इक्वल पार्ट्स में टूटेगा हम इसको बोल देंगे सिमेट्रिकल क्लीवेज। 2 इक्वल पार्ट में टूटा तो इसने 2 फ्री रेडिकल बनाए 2BH3 डॉट। ठीक, अब 2BH3 डॉट है तो उससे आगे क्या बनेगा कि यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए NR3 का बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, यानी ये दोनों जो है BH3 के साथ कंबाइन करके एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास है तो कंपाउंड बना देगा BH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड NR3। ऐसे पिरीडीन बना देगा 2BH3 और यहाँ से इसका किसके साथ C2H5 के साथ C2H5N के साथ कंपाउंड। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है ये है एक तरह से एडिशनल कंपाउंड। ठीक, BH3 की रिएक्शन किससे, NR3 के साथ, तो NR3 सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस कंपाउंड से जुड़ गया। सिमेट्रिकल क्लीवेज बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऐसा है यानी कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से और NR3 ने आगे कोऑर्डिनेट बनाया इसके साथ। और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
अगला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं उसकी जगह मिथाइल रेडिकल ला रहा हूं, यानी जो हाइड्रोजन है इसे हटाकर हम यहाँ रेडिकल ले आते हैं CH3। ठीक, अब जैसा हमने अभी B2H6 का स्ट्रक्चर बनाया था, सेम स्ट्रक्चर इसके केस में भी है। यहाँ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और ये इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोल देते हैं, इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड। और अगर मैं बोरोन के सेम वैसा ही है जैसे B2H6 का है, तो इट ऑल्सो कंटेन्स बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड एक्चुअली हम किसको बोल रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पर। और अगर हम इसके आसपास, बोरोन के आसपास काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इट इज ऑल्सो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। दैट मीन्स इट कैन वर्क एज ए लुईस एसिड। कंपाउंड हम देख रहे हैं बोराजोल या बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका फार्मूला है B3N3H6। बनाने का मेथड है BCl3 की रिएक्शन NH4Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4। इट इज लास्टली इट विल फॉर्म इनऑर्गेनिक बेंजीन। डाइबोरान की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहे हैं 1:2 मोलर रेशियो में, हाई टेम्परेचर पे। अगेन बोराजीन इज फॉर्म्ड। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू बेंजीन, बट द बेंजीन कंटेन्स कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक बेंजीन। और इसके अंदर कार्बन को रिप्लेस करके हम बोरोन और नाइट्रोजन ले आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये ऑर्गेनिक बेंजीन, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होता है, द पाई बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब हम इधर आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसे बनाएंगे कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमें बोरोन और नाइट्रोजन बनाना है, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, और हर बोरोन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को कंबाइन कर देंगे। अगर मैं इस बॉन्ड को हटा दूं तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, जबकि बोरोन के पास, अगर इसको छुपा रहा हूं मैं, तो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को दोनों के साथ शेयर कर देगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, एंड हियर पाई बॉन्ड इज डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डिफरेंस ये है दोनों के बीच में, इसका पाई बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि इसका पाई बॉन्ड डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं तो बोरोन के आसपास 3 बॉन्डेड एटम नाइट्रोजन के पास में, यानी बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एज वेल एज नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन के केस में भी ऐसा ही है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक बेंजीन और इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन हम बोलते हैं। रेजोनेंस पॉसिबल है, उसी तरीके से बोराजीन के बारे में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है ये इट कैन रोटेट, यानी मैंने यहाँ पोजीशन बनाई है जैसे 1 3 5 बना दिया, अब की बार इसको पाई बॉन्ड को रोटेट करवा दिया बेंजीन की तरह, 1 2 4 और 6 में बना दिया मैंने इस तरीके से। तो जैसे बेंजीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे इसमें भी होगा, तो हम स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर बना दिया तो प्रॉपर्टी इसकी बेंजीन जैसी है, सिमिलर, बट कुछ डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस पहला तो ये है कि बेंजीन इज लेस रिएक्टिव वाइल बोराजीन इज मोर रिएक्टिव। बोराजीन इज मोर रिएक्टिव, कारण क्या है इसका कि बोरोन और नाइट्रोजन में अगर मैं देखूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसका 3.5, जबकि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ 0 होगा। अब एक्चुअली ऐसा होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलर होता जाएगा, और पोलर होने का मतलब इस पे चार्ज आने लग जाएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा बॉन्ड में चार्ज आता जाएगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता जाएगा। तो बोराजीन इज रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बोरोन और नाइट्रोजन एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड की वजह से ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये लिख दिया मैंने, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि फॉर द बेंजीन हाइड्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल, यानी वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोराजीन की रिएक्शन वाटर से करा दूं तो ये अमोनिया रिलीज करेगा
along with boric acid and hydrogen gas. तो बोराजीन कैन रिएक्ट विद वाटर मीन्स हाइड्रोलाइसिस इज पॉसिबल फॉर बोराजीन. ठीक. अगली पॉइंट जो है, अगर हम बोलें एडिशन रिएक्शन के बारे में, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इजीली एडिशन रिएक्शन बना देगा, एडिशनल रिएक्शंस. जबकि ये बेंजीन के लिए मोस्टली जो रिएक्शंस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. तो बेंजीन आसानी से जो है सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, जबकि ये एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है. अगला डिफरेंस है कि अगर मैं 2 क्लोरीन एटम लगाऊं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उसको बोलेंगे हम डाइक्लोरो डेरिवेटिव. तो इसमें 3 डाइक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है बेंजीन में, ऑर्थो एक, पैरा एक, मेटा एक. लेकिन अगर हम बोराजीन के केस में बात करें तो 4 डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल, 1 ऑर्थो, 1 पैरा एंड 2 मेटा. अब उसको मैंने यहाँ समझाया है कि अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगाता हूँ, ठीक है, और इसी के पास में अगर मैं ऑर्थो बना रहा हूँ, यहाँ क्लोरीन मैंने लगा दिया, तो ये डेरिवेटिव इसका कहलाएगा ऑर्थो डेरिवेटिव. अब मैं अगर मान लो इसको खिसका के इधर कर दूं, तब भी कनेक्टिविटी सेम रहेगी. नाइट्रोजन और बोरोन पे लगा सकता हूं मैं, बोरोन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन. तो एक ही तरह का ऑर्थो डेरिवेटिव पॉसिबल है. पैरा की बात करूं मैं, तो पैरा भी एक ही तरह का पॉसिबल है. जैसे मैंने यहाँ कनेक्टिविटी स्टार्ट की, तो अपोजिट में मैं क्लोरीन लगा दूं, तो नाइट्रोजन और बोरोन पे अपोजिट क्लोरीन लगे हुए हैं. यहां से स्टार्ट करूं तो बोरोन नाइट्रोजन, यहां से स्टार्ट करूं बोरोन नाइट्रोजन, तो केवल एक ही तरह का पैरा डेरिवेटिव पॉसिबल है. लेकिन मेटा डेरिवेटिव के लिए बात करें अपन, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो मेटा बनता है कि इस पोजीशन को छोड़ के यहां लगाना है मुझे 1 2 3, यानी 1 3 डेरिवेटिव. तो क्लोरीन यहां से लगाया मैंने, तो नाइट्रोजन के बाद ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन ही आएगा. ठीक है, तो दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन पे. लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग करता हूं बोरोन से, तो बोरोन के बाद एक छोड़कर अगले बोरोन पे आएगा, तो मेटा डेरिवेटिव ये वाला हो गया. ठीक है, या मेटा डेरिवेटिव ये बना दूं, या मेटा डेरिवेटिव ये, या मेटा डेरिवेटिव ये. तो अगर मैं दोनों नाइट्रोजन पे क्लोरीन लगा रहा हूं, ठीक है, ऑल्टरनेट में लगा सकता हूं दोनों बोरोन पे, तो 2 तरह के मेटा डेरिवेटिव. यहां मैंने बोरोन पे लगाया ऑल्टरनेट जो है बोरोन उन पे, और नाइट्रोजन पे लगाया है ऑल्टरनेट नाइट्रोजन. तो 2 मेटा डेरिवेटिव पॉसिबल है. तो 4 डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर बोराजीन, while 3 डाइक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर बेंजीन. हैं बोरोन नाइट्राइड. अब बोरोन नाइट्राइड जो है वो कलरलेस सॉलिड होता है, और खासियत इसकी है कि इट इज वेरी हार्ड कंपाउंड. बनाने के 2 मेथड हैं इसके, कि बोरेक्स की रिएक्शन NH4Cl से करा दी जाए तो बोरोन नाइट्राइड बनता है, या फिर डाई बोरान की रिएक्शन अमोनिया के साथ एक्सिस में करवा ली जाए हाई टेम्परेचर पे, तब भी बोरोन नाइट्राइड बन सकता है. या फिर हम सीधा बोरोन की नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दें तो BnX बनेगा, यानी पॉलीमर फॉर्म में है. X का मतलब ये है कि X जो है वो पॉलीमर फॉर्म में, X का वैल्यू जो है N भी लिख सकते हैं अपन इसको, यानी पॉलीमर फॉर्म. BnX की क्या खासियत है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है ग्रेफाइट की तरह सेम है, पर ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट. लेकिन इससे जो डिसिमिलरिटी है बोरोन नाइट्राइड की, बोरोन नाइट्राइड इज ए इंसुलेटर, तो इसको इंसुलेटर की तरह यूज करेंगे, जबकि ग्रेफाइट को कंडक्टर की तरह यूज करेंगे. ठीक है, बोरोन नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से करा दी जाए तो हाइड्रोलाइसिस होगा. कैसे कि बोरोन +3 स्टेट में और नाइट्रोजन -3 स्टेट में, और वाटर का H+ OH-, H+ अटैक करेगा इस पे, OH- अटैक करेगा इस पे, तो ये बनाएगा बोरिक एसिड, और गर्म करने पर B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड अलोंग विद अमोनिया गैस, ठीक, ये रिलीज हो जाएगा. बोरोन नाइट्राइड की रिएक्शन फ्लोरीन से करवा दे तो BF3 बनता है. ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ग्रेफाइट जैसा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ग्रेफाइट, जबकि ये इंसुलेटर है बोरोन नाइट्राइड. स्ट्रक्चर जैसा ग्रेफाइट का है वैसा का वैसा बनाया है. अंतर ये होता है सिर्फ कि वहां ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन एटम्स पड़े होते हैं यहाँ पे, जबकि इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स है, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन होता यह है कि यहाँ जो पाई बॉन्ड है रिलेटिवली ये स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस.
जबकि ग्रेफाइट में कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो वो वहां पे पाई बॉन्ड वीकर बनेगा, और वीकर बनेगा तो आसानी से टूट के डीलोकलाइज होके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टिविटी शो करने लग जाते हैं ग्रेफाइट में। जबकि बोराजीन में पाई बॉन्ड आसानी से नहीं अलग होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ना कि कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा है। सिमिलरिटी है कि वहां भी हेक्सागोनल प्लेनर रिंग्स थी ग्रेफाइट में, यहां भी हेक्सागोनल प्लेनर रिंग्स है। हाइब्रिडाइजेशन वहां भी sp2 था, यहां भी sp2 है। और इसकी प्लेनर रिंग्स के बीच में जो फोर्स है वो वान डेर वाल फोर्स है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में, अगर मैं इन दोनों बॉन्ड की लेंथ कंपेयर करूं तो ये शॉर्टर होगा, जबकि नाइट्रोजन यहां जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड लॉन्गर होगा। तो ग्रेफाइट की तरह लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो हम इसको भी जो है एज ए लुब्रिकेंट यूज करवा सकते हैं। ग्रेफाइट का एक और फंक्शन था कि ग्रेफाइट कैन एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। सिमिलरली ये भी लुब्रिकेंट की तरह है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगी, तो स्लाइड होने की वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह काम कर सकता है। और बीच में दो लेयर के बीच में फोर्स कौन सा है, वान डेर वाल फोर्स, जो कि वीक फोर्स होता है। और वीक फोर्स है तो ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख चुके हैं, हेक्सागोनल प्लेनर रिंग होती है, इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटर होता है। बोरोन का कंपाउंड बोरोन हैलाइड। बोरोन हैलाइड हम किसको बोलते हैं कि जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं बोरोन की, तो ये BH3 टाइप का कंपाउंड बनाता है, इसी को हम बोरोन हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर X की जगह मैं फ्लोरीन लगा दूं तो BF3, क्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दूं BaCl3, Bi3, BBr3। ठीक, अब BF3 इज अ गैस, BCl3 इज अ लिक्विड एंड Bi3 इज सॉलिड। इसका कारण हम कैसे देते हैं कि जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, या मैं बोलूं मोलर मास बढ़ता जाएगा। ठीक, तो मोलर मास बढ़ते ही क्या होगा, वान डेर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा वान डेर वाल फोर्स होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है Bi3 तक जाने पर मोलर मास हाई होने की वजह से इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। इन सब में हाई मोलर मास इज द रीजन। ठीक, अगर हम इन तीनों की रिएक्शन वाटर से करवा दें तो होता यह है कि यहाँ पे वाटर इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। किस तरीके से बनाता है कि यहाँ से जैसे मैंने लिया Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और वाटर आ गया यहाँ से इस तरीके से, दो लोन पेयर वाटर के पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके पास जो है ये तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीनों शेयर कर दिए, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है। तो होता यह है कि ऑक्सीजन इसके साथ अपने लोन पेयर को शेयर कर देगा, और जैसे ही ऑक्सीजन लोन पेयर शेयर करेगा, क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन लेके अलग हो जाएगा, यानी एक OH आ जाएगा, एक क्लोरीन हट जाएगा, एक OH आ गया, एक क्लोरीन हट गया, क्लोरीन चला गया हाइड्रोजन के साथ, बाई प्रोडक्ट HCl। और बारी बारी से प्रोसेस होगा, और थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर इसके साथ जुड़ जाएगा। किस बॉन्ड की हेल्प से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से। और जैसे ही OH इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ये बदल जाएगा BOH3 में, जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस का सिंपल ये अपन कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस, इसको ऐसे भी समझा सकता हूं मैं कि हाइड्रोलाइसिस में B+3 Cl- में वाटर H+OH-, H+ चला गया Cl- के साथ, OH आ गया इसके पास, तो कंपाउंड बन गया BOH3 बोरिक एसिड। BF3 ऑल्सो शोज हाइड्रोलाइसिस, बट हम इसके केस में बोलते हैं कि इट शोज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी अगर मैं इसे 100 ग्राम डालूंगा तो 100 ग्राम के पूरे 100 ग्राम का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका कारण समझते हैं क्या होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर मैं देखूं तो BF3 से ज्यादा BCl3, फिर BBr3, Bi3, सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस में। इसका कारण यह है कि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, और बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी वाटर से लोन पेयर लेने की होगी, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया। तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस कम होता है। ठीक है, जो कि हम यहां से देख रहे हैं कि इनका हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट है, जबकि BF3 का हाइड्रोलाइसिस
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। ठीक, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्यों है उसका कारण बता रहा हूं कि BF3 के कुछ मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करके बना लेते हैं BOH3 प्लस साथ में HF बनता है। HF टूट के हमें देने लग जाता है F- आयन, और F- आयन अटैक कर देते हैं BF3 के ऊपर। तो होगा क्या कि BF3 पर F- जब अटैक करेगा तो ये दोनों मिलकर बनाने लग जाते हैं BF4- कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो मॉलिक्यूल BF4- में कन्वर्ट हो जाएंगे वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब इसको वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। वाटर से लोन पेयर तभी एक्सेप्ट करेगा जब इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे BF3 के केस में अगर मैं लूं या BCl3 के केस में लूं तो इस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ही वाटर से लेता है, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर से लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा और Cl हटकर H के साथ चला जाएगा। तो इसकी रिएक्शन का कारण है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे ही मैं BF4- बना देता हूं, कैसे बना, BF3 प्लस F- की रिएक्शन से BF4-। अब BF4- का ऑक्टेट कंप्लीट है, वाटर अगर इसके पास आएगा अटैक करने के लिए तो वाटर से लोन पेयर ले ही नहीं सकता। सो नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट डजंट शो, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस। तो अगर मैं 100 मॉलिक्यूल ले रहा हूं और उनमें से कुछ ट्रैप हो गए BF4- की फॉर्म में, तो ये हो सकता है 80 हाइड्रोलाइसिस शो कर दे और 20 इस फॉर्म में आ जाए। तो हम कहेंगे कि पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, BF4-, जो कि आगे हाइड्रोलाइसिस शो ही नहीं कर सकता। ठीक, तो हम ये बोलेंगे इस केस में कि देयर इज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। स्टडी कर रहे हैं कि BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हम इसलिए बोल रहे हैं इसे क्योंकि अगर मैं आफ्टर बॉन्डिंग देखूं तो बोरोन के आसपास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने में कैपेबल है, तो उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो इट कैन वर्क एज ए लुईस एसिड बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैं क्या लिखूंगा कि इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। अब होता यह है कि BF3 को स्टेबल नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट BF3 स्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी का रीजन हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, p-pi बैक बॉन्डिंग से। p-pi बैक बॉन्डिंग कैसे होती है वो समझ रहे हैं। बोरोन ने, अगर यहाँ पे मैं बोरोन की बॉन्डिंग देखूं तो 1s2 2s2 2p1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्साइड स्टेट में ये बोलूँ मैं कि p में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 p खाली, ये तीनों मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज फॉर्म में आ जाते हैं। तो एक ही ऑर्बिटल खाली बचा रहता है जिसे हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल। तो बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास खाली जगह है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके आसपास फ्लोरीन पड़े हुए हैं जिनके पास लोन पेयर है। अब मैंने क्या किया, फ्लोरीन के एक लोन पेयर को ऐसे दिखा दिया, तो ये फिल्ड p ऑर्बिटल और बोरोन का एक खाली वैकेंट ऑर्बिटल। होता यह है कि फ्लोरीन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को बोरोन के खाली ऑर्बिटल के साथ शेयर करने लग जाता है, और शेयर करने लग जाएगा तो इसके बीच में एक बॉन्ड बना जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। और कौन से ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है, p और p के बीच में, इसलिए p-pi बैक बॉन्डिंग। पाई क्यों वर्ड लगाया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर मैं इधर बनाऊं तो ऐसा बन जाएगा, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे पाई की फॉर्म में आ गया। एरो लगा के दिखा दूं इधर की तरफ, तो ये बॉन्ड एक तरह से पाई की तरह काम कर रहा है। और ये पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है, ये पाई बॉन्ड बना है इसके p फील्ड और वैकेंट p के बीच में, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, p-pi बैक बॉन्ड। ठीक है, तो BF3 इज स्टेबल। ये रीजन इसका किसके आएगा कि इसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो वाई BF3 इज स्टेबल, बिकॉज ऑफ p-pi बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी एक बार इस फ्लोरीन के साथ, एक बार इसके साथ, एक इसके बाद। तो ये 3 स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे हैं
पर हम इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक, तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, तो होना चाहिए था इसका बॉन्ड ऑर्डर सिंगल, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड थे पहले ओरिजिनली, लेकिन इस पाई बॉन्ड की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ जाता है और ये लगभग 1.33 के आसपास हो जाता है। ये चीज हम कैसे समझते हैं कि अगर इसे मैं एक सिंगल बॉन्ड मान लूं तो 3 जगह शेयर हो रहा है, 3 जगह शेयर हो रहा है, तो एक जगह मैं कंट्रीब्यूशन कितना मानूं इसका 1/3, 1/3 यानी 0.3 साथ जोड़ दूं तो बॉन्ड ऑर्डर इज क्लोज टू 1.33। अब चूंकि मैं ये बोल रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ गया, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इसको समझते हैं कैसे। थ्री में जैसे ओरिजिनली अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था, एक सिंगल बॉन्ड है ये, तो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था 1, पर बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं आता, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से हम ये बोलते हैं कि इसमें पाई करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है इस तरीके से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ गया, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रोंगर बन जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि BF जो बॉन्ड लेंथ है इसके अंदर, BF बॉन्ड लेंथ इज shorter than, it's shorter than theoretical bond length, theoretical bond length। इसको theoretical bond length को मैं expected भी बोल सकता हूँ, यानी जितनी बॉन्ड लेंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी कम आ रही है, यानी जितनी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी उससे कम आई है। उसका कारण बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इस बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ गया है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। जितने ज्यादा बॉन्ड होते जाएंगे, यानी होता ही है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड रिलेटिवली मजबूत हो जाता है और शॉर्टर हो जाता है। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉन्ड लेंथ उससे कम आने वाली है, किसमें, BF3 में। रीजन क्या है उसका, बैक बॉन्डिंग। ठीक, यार बैक बॉन्डिंग की वजह से हमने बोला कि ये बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो गई। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं BF3 को, BCl3 को, BR3 और BI3, इसमें 2p काम आएगा, इसमें 2p काम आएगा, इसमें 2p इसका 3p काम आएगा, इसका 2p इसका 4p और 2p 5p। तो हम यहां पे एक रूल लिखते हैं कि इन सिमिलर ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग इज मोर, बैक बॉन्डिंग इज मोर। ठीक है, और उसका कारण क्या है कि लेस एनर्जी डिफरेंस इज देयर। जितना कम एनर्जी डिफरेंस होता जाएगा उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होने लग जाएगी। तो अगर मैं बैक बॉन्डिंग के हिसाब से सोचूं तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा, बैक बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन BF3, देन BCl3, देन BBr3, BI3। अच्छा, बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ी तो पाई करेक्टर इंट्रोड्यूस्ड, पाई करेक्टर अगर आ जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो हमें बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाएगी। इसका मतलब मुझसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो BF3 लेस देन BCl3 लेस देन BBr3 लेस देन BI3। इसको मैं वैसे भी समझा सकता था, कैसे, कि एटम जितना छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, और एटम जितना बड़ा होगा, बोरोन और आयोडीन के साइज में बड़ा डिफरेंस है, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगर मुझसे स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए कि स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथ हो जाएगी बॉन्ड की BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BI3। तो सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड है BF3, सबसे वीक है BCl3, सबसे लंबा बॉन्ड है BI3 में,
जबकि सबसे छोटा है BF3 में। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग है BF3 में, क्योंकि सिमिलर ऑर्बिटल के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने वाली है इसके केस में। ठीक, करता हूं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो लुईस स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा होगी इधर से, ऑर्डर में मैक्सिमम BI3। इसको मैं कैसे समझा सकता हूं, यहां पे सिमिलर ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग ज्यादा थी। अब जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल हो जाएगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन ये लेगा, क्योंकि ये ज्यादा सेचुरेटेड है। ज्यादा सेचुरेटेड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम है। तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 की, सबसे ज्यादा BI3। अगर मैं कंपेयर करता BF3 और BF4 माइनस में, और मुझसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी BF4 माइनस में। कैसे, क्योंकि BF3 में अपन कह चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता है लगभग 1.33, जबकि BF4 माइनस में यहां अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, यानी मैं कह सकता हूं देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये सिंगल बॉन्ड की तरफ बिहेव करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर हम किसको बोलते हैं, जितने बॉन्ड होते हैं नंबर में उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया था तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ के 1.33 हो गया। अब हम ये बोलेंगे कि बैक बॉन्डिंग इसमें तो पॉसिबल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्यों बढ़ा है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग है वो मजबूत बॉन्ड है, और जितना मजबूत बॉन्ड है उतना ही शॉर्टर बॉन्ड है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है, तो BF4 माइनस। इसको आप ऐसे याद कर लो कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.33 के आसपास। बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो ये रीजन है बैक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि अगर अमोनिया और BF3 का कॉम्प्लेक्स बना दूं मैं, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब 1-2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो इस मॉलिक्यूल में भी नो बैक बॉन्डिंग इज देयर। तो अगर मैं यहां पे बॉन्ड लेंथ देखूं, BF बॉन्ड लेंथ, तो इसमें सिंगल बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, तो इसकी भी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, BF3 से। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं BF3 को BF4 माइनस से, या फिर अमोनिया BF3 के कॉम्प्लेक्स से, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 से बड़ा, इसमें 1 और इसमें 1। इन दोनों में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ समझी है और बैक बॉन्डिंग समझी है BF3 के अंदर।